हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, क्लास 7th एनसीईआरटी की बुक, जिसमें हमने चैप्टर 3 जो है वो कल शुरू कर लिया था, जो था दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान, इसकी कल कुछ पॉइंट्स जो है वो हमने कर ली है और आज जो है इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था दिल्ली सुल्तान के बारे में। दिल्ली के जो सुल्तान थे, सबसे पहले किसने शासन किया, किनका किनका शासन दिल्ली पे हुआ था। तो सबसे पहले जो है तोमर का शासनकाल शुरू हुआ था। तोमरों ने शासन किया था, जिसमें अनकपाल जो थे वो प्रमुख शासक थे। उसके बाद चौहानों का समय आया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान प्रमुख थे। फिर उस चौहानों के बाद जो है वो तुर्की का शासनकाल आया था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन, ये लोग जो थे प्रमुख शासक थे। अब तुर्की शासक के बाद जो है वो खिलजी का समय आया था। ठीक है, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये लोग शासक जो थे वो प्रमुख थे। उनके बाद तुगलक वंश आया और फिर सैयद वंश आया तुगलक के बाद में, और सबसे अंतिम में जो दिल्ली पे शासन किए थे वो था लोधी वंश, जिसके प्रमुख शासक थे बहलोल लोधी। क्लियर है। तो हम लोग कल की क्लास में हमने ये सब कर लिया है। हमने इल्तुतमिश के बारे में भी पढ़ा था, रजिया के बारे में भी पढ़ा था, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, तो आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग गैरिसन प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे कि ये है क्या। गैरिसन प्रदेश रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां के निवास के लिए बने किलेबंद बसाव, यानी जो रक्षक सैनिक होते थे, जो सैनिक वहाँ के होते थे, रक्षक सैनिक, उनकी टुकड़ियों के निवास के लिए जो बने होते थे किलेबंद बसाव, यानी कि एक किला बना होता था जो चारों तरफ से घिरा होता था। उस किलेबंद बसाव को जो है गैरिसन प्रदेश कहते थे। यानी कि यहाँ पे जितने भी सैनिक होते थे वो सब इसमें रहते थे। ठीक है, इस किलेबंद प्रदेश में, जिसे गैरिसन प्रदेश कहा गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्ष में दिल्ली के सुल्तानों का शासन और नियंत्रण कैसा था। यानी कि 13वीं शताब्दी में आप सबको कल बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है, आरंभ जो है कब से शुरुआत हुई थी। तो 13वीं सदी से ये आरंभ हो चुकी थी और बहुत लोगों ने इस पे शासन भी किया था। सबका एक समय सीमा था। जैसे तोमर का सबसे पहले आया था। सबसे पहले अगर शासन का पूछता है, दिल्ली पे सबसे पहले शासन किसने किया था, तो तोमरों ने किया था। और सबसे अंतिम में शासन किसने किया था, तो लोधी वंश का था। ठीक है, तो शहरों से संबंध तो था, लेकिन क्या होता था, 13वीं सदी के आरंभिक वर्ष में दिल्ली के सुल्तानों का शासन और नियंत्रण कैसा था। यानी कि सुल्तान जो होते थे दिल्ली के, उनका शासन और नियंत्रण जो था वो किस प्रकार से था। तो दिल्ली से संबंध तो था, मतलब दिल्ली जो था, मेन जो नगर था, वहाँ पे शासन तो था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेश पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। यानी कि जो उनका मेन नगर जो था, वहाँ पे उनका तो संबंध था, वहाँ पे वो रहते थे, समझते थे, सब कुछ देखते थे, लेकिन उनसे भीतर, यानी अंदर उनके भीतर प्रदेश पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री आदि के लिए व्यापार, कर या लूट मार पर निर्भर रहना पड़ता था। क्या होता था, वो तो शहर में रहते थे तो उनका शहर से तो संबंध बना रहता था, लेकिन जो अंदर भीतर में जो एक छोटी छोटी नगरें जो बसी रहती थी, जो प्रदेश होते थे, उनके बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती थी। उनका कोई नियंत्रण जो होता था वो ना के बराबर होता था। इसलिए क्या होता था, आवश्यकता पड़ने पर, जब भी उन्हें आवश्यकता पड़ती थी किसी भी सामग्री की, किसी भी चीज़ों की, तो वो क्या करते थे, व्यापार करते या फिर कर, यानी कि लोगों से कर वसूलते थे। किसानों से, व्यापारियों से, हर किसी से क्या करते थे, कर वसूलते थे। और या फिर वो लूट मार करते थे, यानी लूट डकैती, ये सब काम जो है वो लोग करते थे और इसी पे वो निर्भर रहते थे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नमाज के बारे में। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजी में से सबसे अधिक सम्मान्य और विद्वान पुरुष को
किस रूप में चुना जाता था? जो नमाज की रस्म होती थी, जो नमाज पढ़े जाते हैं, मुस्लिम धर्म में जो नमाज पढ़े जाते हैं, उनके लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मान्य और विद्वान पुरुष जो होते थे, वो किस रूप में चुना जाता था? जो उन सभी ग्रुप जो होता था नमाजियों का, उनमें सबसे विद्वान पुरुष को किस रूप में चुना जाता था? तो उन्हें इमाम यानी कि नेता, नेता के रूप में उन्हें चुना जाता था। उन्हें क्या कहते थे? इमाम कहते थे। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्म प्रदेश यानी खुतबा भी देते थे। ठीक है, वो क्या करते थे? शुक्रवार को जब भी नमाज होती थी उसके दौरान क्या करते थे? धर्म प्रदेश खुतबा भी देते थे। खुतबा मतलब क्या होता है? एक भाषण। ठीक है, यहाँ देखिए, खुतबा मतलब क्या होता है? शुक्रवार की नमाज पर अथवा बड़े त्योहारों पर एकत्रित हुई प्रार्थना सभा में मुल्ला द्वारा दिया जाने वाला भाषण। ठीक है, क्या होता था? शुक्रवार को नमाज होती है तो वहाँ पे क्या होता था? वहाँ पे क्या होता था? एक मुल्ला होते थे। ठीक है, या फिर कोई भी बड़े धर्म त्यौहार जैसे ईद हुआ या फिर कोई भी मुस्लिम धर्म में जितने भी त्यौहार होते हैं, वो लोग नमाज जब पढ़ने जाते हैं तो जहाँ पे एकत्रित होते हैं वो नमाज पढ़ने के लिए प्रार्थना सभा में, तो उनमें जो एक मुल्ला द्वारा दिया जाने वाला भाषण, मुल्ला मतलब जो जिन्हें मौलवी भी कहा जाता है, क्या करते हैं? शादियों में आप देखिए या फिर मस्जिदों में देखिए, मौलवी नाम एक लिया जाता है, जो क्या करते हैं? जो ज्ञानी होते हैं सबसे ज़्यादा, और उन्हें भाषण दिया जाता है, यानी वो उस चीज़ के बारे में वो बताते हैं। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे? नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजी में से सबसे अधिक सम्मान और विद्वान पुरुष को किस रूप में चुना जाता था? तो इमाम के रूप में जो चुना जाता था। इमाम मतलब होता है नेता के रूप में। ठीक है, इमाम शुक्रवार को नमाज के दौरान धर्म प्रदेश खुतबा भी देते थे, यानी कि भाषण भी देते थे। जब शुक्रवार को नमाज पढ़ते थे या फिर किसी भी उनके त्यौहार में, ईद हो या फिर कोई भी त्यौहार उनका हो, तो उस समय क्या करते थे? वो भाषण भी देते हैं उस चीज़ के बारे में। ठीक है, उसे खुतबा कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब देखिए किबला किसे कहा जाता है? तो नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। ठीक है, क्या होता है? जब नमाज होता है तो उस दौरान जो है मुसलमान होते हैं वो, आप लोग देखे होंगे कि जब भी नमाज पढ़ते हैं तो सारे जितने भी मुस्लिम होते हैं वो लोग सब एक साइड ही मुंह करके खड़े रहते हैं। वो क्यों खड़े रहते हैं? उनका कारण मतलब क्या था? वो इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि उनका मक्का जिस दिशा में है वो उसी दिशा में वो लोग मुंह करके खड़े होते हैं। ठीक है, तो किबला क्या है? किबला किसे कहा जाता है? नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। भारत में मक्का किस ओर पड़ता है? तो पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की दिशा को किबला कहते हैं। ठीक है, किबला किसे कहते हैं? जब नमाज के दौरान जब मुस्लिम जो होते हैं वो जब नमाज पढ़ते हैं तो वो अपना मुंह जो है, सभी को देखिएगा आप, एक ही दिशा में करके खड़े रहते हैं, यानी वो मक्का की तरफ जो है मुंह करके खड़े होते हैं, मक्का की दिशा में। अब मक्का जो है वो भारत में पश्चिम की ओर पड़ता है। अब मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कुबत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह जमा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर दिल्ली ए कुहा। आप लोग को कल बताया गया है सबसे 3 शहर जो थे, जो सुल्तानों द्वारा, जिसे आज आप दिल्ली के नाम से जानते हैं, उसे सुल्तानों द्वारा बसाया गया था। क्या था? दिल्ली ए कुहना था, दूसरा क्या था? सीरी था, तीसरा क्या था? जहाँपना था। ये सब जो है इलाके जिसे आप दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ पे सुल्तानों ने ये नगर जो है वो बसाए थे। ठीक है, तो कुबत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह जमा मस्जिद दिल्ली के सुल्तान द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर दिल्ली एक कुहा, यानी कि पुराना शहर है जो दिल्ली के सुल्तान द्वारा उसे बनाया गया था, उसे बसाया गया था। तो 12वीं शताब्दी के आखिरी दशक में बनी इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया था। अब इसका विस्तार किसने किया था? तो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने इसका विस्तार किया था।
नेक्स्ट देखिए बेगमपुरी मस्जिद। अब मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। बेगमपुरी मस्जिद क्या है? मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में, ठीक है, जब मोहम्मद तुगलक का जब राज्यकाल आया था, तुगलक वंश का जब समय आया था शासन करने का, उस समय क्या हुआ था? दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना। अब ये जो जहांपना है ये भी एक मुगल दिल्ली के शासक द्वारा, सुल्तान के द्वारा बसाया हुआ ये भी एक नगर था। क्लियर है? तो जहांपना विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। अब नेक्स्ट देख लीजिए मोट की मस्जिद। सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह मंत्री द्वारा बनाई गई थी। तो सिकंदर लोदी के शासनकाल के समय में कौन सी मस्जिद बनाई गई थी? तो मोट की मस्जिद जो है वो सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाई गई थी। किस वंश के थे? तो लोदी वंश के थे। क्लियर है? नेक्स्ट देख लीजिए जमाली कमाली की मस्जिद। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो 1520 के दशक में आखिरी दिनों में ये निर्मित हुई थी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। तो कुतुब मीनार जो है किसके द्वारा बनाई गई? तो इसमें 3 सुल्तान थे, एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने 1199 में इसका निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। यह 5 मंजिला इमारत थी। कुतुब मीनार जो था ये 5 मंजिला इमारत थी। इस इमारत की जो पहली मंजिल थी उसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। जो पहला मंजिल था 5 मंजिले इमारत थी जिसमें पहला मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था और शेष जो बचे हुए मंजिल थे उसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। क्लियर है? और ये जो फिरोज शाह तुगलक है या अलाउद्दीन खिलजी है, इन लोगों ने, इब्राहिम लोदी, इन लोगों ने इसकी मरम्मतें करवाई थी, ठीक है। तो आप इसमें बस इतना याद रखिएगा कि कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी। तो अगर इल्तुतमिश के, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तो बनाई गई थी, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन या नाम रहता है तो भी याद रखिएगा। और इतना ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्होंने पहली मंजिले 5 मंजिले की इमारतें थी कुतुब मीनार, जिसमें जो पहला मंजिल था उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और उसके बाद की जो मंजिलें थी उसे इल्तुतमिश ने बनाई थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए अब दिल्ली के सुल्तानों ने शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में कितने तरह के कर लगाए थे। यानी कि दिल्ली के जो सुल्तान थे जिन्होंने भी शासन किया दिल्ली पे, ठीक है, आंतरिक इलाकों में यानी कि अंदर के जो इलाके होते थे जिन पे उनका ध्यान जो है वो नहीं जाता था, ठीक है, जिसके कारण वो क्या करते थे? लूटपाट करते थे, कर लगाना, ये सब काम करते थे। तो आंतरिक जो इलाका होता था, अंदर का जो इलाका होता था उससे वो दूर रहते थे। तो कितने तरह के कर लगाए थे, उस पर कर लगाए थे। क्या करते थे वो लोग? दूर थे, उनका तो ध्यान रहता नहीं था, तो कोई भी सामान उन्हें चाहिए होता, कोई भी सामग्री उन्हें चाहिए होता तो वो क्या करते थे? कर के रूप में लेते थे, व्यापार करते या फिर लूट मार करते थे, ठीक है, लूटते थे। तो उन्होंने क्या किया था? जो आंतरिक कर लगाया था वो कितने तरह के कर लगाए थे? तो 3 तरह के कर लगाए थे। एक था कृषि कर, यानी कृषि पे कर लेते थे, मवेशी पर और घरों पे। ये 3 तरह के कर जो है दिल्ली के सुल्तान जो है वो लेते थे। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नाइट किसे कहा जाता है, ठीक है। नाइट किसे कहा जाता है? तो 3 वर्ग, प्रार्थना करने वाला वर्ग था, युद्ध करने वाला वर्ग था और खेती करने वाला वर्ग था। समाज जो था ना वो उस समय क्या क्या था? समाज उस समय 3 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है। कौन कौन वर्ग था? एक था प्रार्थना करने वाला वर्ग, एक था युद्ध करने वाला वर्ग और एक था खेती करने वाला वर्ग। ये 3 वर्ग में बटा हुआ था उस समय समाज। और तो नाइट किसे कहते हैं? यही तीनों वर्ग, यही जो तीनों वर्ग है
कि इस विभाजन से जब ये तीनों वर्ग का जब विभाजन हुआ, जब अलग अलग किया गया, तो ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और दृढ़ करने में सहायता मिली। क्या किया गया? जब इन तीन वर्ग को, प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग, इन तीनों वर्ग का जब विभाजन किया गया, यानी अलग अलग इसे बांटने लगा, तब उस समय क्या हुआ? ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को, ईसाई धर्म का जो प्रभाव था समाज में, उसका प्रबल प्रभाव को दृढ़ बनाने में, यानी कि और मजबूत बनाने में उन्हें सहायता मिली थी। ठीक है, इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह है उभर के आया। जब इन तीनों का विभाजन हुआ तब क्या होगा? जब किसी चीज का विभाजन होता है तो एक नया चीज सामने आता है। विभाजन होने पे एक नया चीज सामने आता है। तो वैसे ही जब इन तीनों वर्ग का विभाजन हो गया तो योद्धाओं का एक नया समूह उभरा, योद्धाओं का एक अलग ही समूह उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता है। जो विभाजन के बाद जो एक समूह उभरा था योद्धाओं का, उसी योद्धाओं को ही नाइट कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली में हमले से बचने के लिए किए गए प्रयास, यानी कि इन्होंने क्या क्या प्रयास किए थे? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो थे उनके द्वारा दिल्ली को हमले से, किनके? इनके मंगोल के हमले से। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली को हमले से बचाने के लिए किए गए प्रयास, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो थे वो मंगोल के हमले से दिल्ली को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए थे, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में 2 बार हमले हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कितने बार हमले हुए? तो 2 बार हमले हुए थे। मोहम्मद तुगलक, इनके शासन के प्रारंभिक वर्ष में सुल्तान पर हमला हुआ तथा मंगोल सेना परास्त हो गई। इसमें क्या हुआ था? सुल्तान पे हमला हुआ था और मंगोल सेना जो है वो परास्त हो गई थी। विशाल अस्थाई सेना। अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने आक्रमण का सामना करने के लिए क्या किया था? एक विशाल अस्थाई सेना जो है वो खड़ी की थी। अलाउद्दीन खिलजी क्या किए थे? मंगोलों से आक्रमण के लिए, उसका सामना करने के लिए एक विशाल अस्थाई सेना खड़ा की थी। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था? तो ट्रांसोक्सियाना पर आक्रमण की योजना बनाकर एक विशाल अस्थाई सेना तैयार करना इनका आक्रामक कदम था। यानी इन्होंने भी अस्थाई सेना जो है उन्होंने खड़ा किया था और अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने भी अस्थाई सेना जो है वो खड़ा किया था मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? तो सैनिकों के लिए, यानी उनके जो सैनिक होते थे उनके लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था। सीरी नाम का एक शहर था। ठीक है, जो 3 आपको शहर बताया गया, जो दिल्ली, जिसे आप दिल्ली के नाम से आज जानते हैं, उसमें सुल्तानों ने 3 शहर बसाए थे। एक था, उसमें से एक था सीरी था। ठीक है, तो सीरी नामक जो शहर था वो किसके लिए था? तो वो सैनिकों के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने गैरिसन शहर बनवाया था। ठीक है, नया गैरिसन शहर जो है वो बनवाया था। अब मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था? तो नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के पुराने शहर दिल्ली एक कुहा, ठीक है, ये भी क्या था? पुराना आपका, जिसे आप दिल्ली के नाम से जानते हैं आज, वहाँ पे 3 शहर बसाए गए थे सबसे पहले। ठीक है, सुल्तानों के द्वारा। उसमें से था दिल्ली एक कुहा और सीरी, और एक जो था वो था जहांपना। ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक जो थे उन्होंने गैरिसन शहर नहीं बनवाया सैनिकों के लिए, उसके स्थान पे क्या किया? दिल्ली के पुराने शहर जो दिल्ली एक कुहा था को निवासियों से खाली करवा दिया। यानी उस शहर को दिल्ली एक कुहा शहर जो था उसको निवासियों से खाली करवा दिया, सबको खाली करवा दिया, सबको वहाँ से निकाल दिया। और क्या किया? वहाँ सैनिक छावनी बना दी। ठीक है, वहाँ पे क्या किया? सैनिक छावनी बना दी। सैनिक छावनी मतलब जो सैनिकों के रहने की जो जगह होती है उसे सैनिक छावनी बोलते हैं। तब क्या किया? सबको दिल्ली एक कुहा से सबको हटा दिया, उस शहर से सबको पूरा खाली करवा दिया और वहाँ पे सैनिकों के रहने के लिए सैनिक छावनी जो है वो बना दी। पुराने शहर के निवासी को दक्षिण में बनी नई राजधानी, अब जो निवासी, जो दिल्ली कुहा से जो निवासियों को हटाया वहाँ से, तो उसको कहाँ रखा जाए?
तो उन निवासियों को जो दक्षिण में बनी नई राजधानी थी दौलताबाद भेज दिया। सबको क्या किया? दौलताबाद भेज दिया। नेक्स्ट देखिए सैनिकों का भोजन। तो अलाउद्दीन खिलजी सैनिक का पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी कर हल किया, ठीक है, गया और किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पे तय किया गया। यानी अलाउद्दीन क्या करते थे, एक तरह से वो सैनिकों के भोजन के लिए कर तय कर दिए थे सब जगह किसानों पे, ताकि वो किसानों से ले सके, उससे उनके सैनिकों का भोजन हो सके। अब मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, तो इन्होंने सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके के खदान इकट्ठा किया, यानी उस इलाके से भोजन जो जितना उनसे हो सकता था उन्होंने इकट्ठा किया और सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए, यानी इन्होंने भी कर लगाए थे। इसी दौरान उसके क्षेत्र में क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अब सैनिकों का वेतन। अब इन लोगों को वेतन का क्या इनका सिस्टम था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के को इक्ता यानी कि पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार के स्थान पर नकद वेतन देना तय कर दिया। पहले क्या करते थे अलाउद्दीन खिलजी, सैनिकों को क्या करते थे, इक्ता देते थे, पुरस्कार देते थे। अब क्या हुआ, अब उसके स्थान पे नकद वेतन जो है वो देना शुरू कर दिया, यानी फिक्स कर दिया कि अब वेतन देंगे। सैनिक अपनी आवश्यकता सामान दिल्ली के व्यापारी से खरीदते थे। जो भी सैनिक को आवश्यकता होती थी वो सामान दिल्ली के व्यापारी, जो व्यापारी होते थे उनसे खरीदते थे। और यह आशंका थी कि व्यापारी जो थे अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते थे, क्योंकि उन्हें पता था इन लोग की आवश्यकता की जो ज़रूरतें हैं वो यहाँ से ही पूरी होगी, तो वो लोग क्या करते थे, उसकी कीमतें जो है बढ़ा देते थे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अब इसे रोकने के लिए क्या किया, अलाउद्दीन ने दिल्ली की जो चीज़ थी, जो भी कीमतें थी, उस पर क्या किया, नियंत्रण लागू कर दिया। अब देखिए मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, तो मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन, इन्होंने भी नगद वेतन देना शुरू कर दिया था, ठीक है, ये भी नगद वेतन देते थे। लेकिन कीमत पर नियंत्रण करने की जगह अब इन्होंने जो है कीमतों पर नियंत्रण नहीं किया था, मतलब किसी भी चीज़ की जो कीमत होती थी, जो ज़्यादा वहाँ के व्यापारी लोग लेते थे, उस पर नियंत्रण नहीं किया। उसके वजह क्या किया, टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई, ठीक है, एक टोकन मुद्रा थी, सांकेतिक मुद्रा थी, उसे चलाई। ये सिक्के सस्ते धातु के बने होते थे। ये सिक्के किसके बने होते थे, सस्ते धातु के बने होते थे, सोने चांदी के नहीं होते थे, ये सस्ते होते थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, गंगा यमुना के दोआब में अकाल भी पड़ा, ठीक है, जिसके कारण उन्हें ये सब चीज़ जो है, जो टोकन मुद्रा है, उन्हें छोड़नी पड़ी। नेक्स्ट देखिए और क्या हुआ, टोकन मुद्रा उन्हें वापस लेनी पड़ी। नेक्स्ट है प्रशासकीय कार्य। अब अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासकीय कदम काफ़ी सफल रहे। अब इनके जो कदम थे, प्रशासकीय कदम जो भी इन्होंने किया, वो काफ़ी सफल रहे। इतिहासकारों ने बाजार में की कीमतों में कमी और वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासन काल में बहुत प्रशंसा की जाती थी। अब उन्होंने जो किया था, उन्होंने बाजार की कीमतों में, यानी जो भी सामान खरीदते थे, जो व्यापारी ज़्यादा कीमत पे देते थे, उस पे क्या किया था उन्होंने, कमी, यानी कि एक रोक लगाया था। बाजार में कीमतों की कमी हुई थी, वस्तुओं की कुशलता जो थी, जो भी जरूरतें होती थी उसकी आपूर्ति होती थी। उसके शासनकाल में बहुत प्रशंसा, इस कारण उनकी क्या होती थी, बहुत सारी प्रशंसा होती थी। मंगोलों आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया था। अब मंगोल जो आक्रमण करते थे उसका भी उन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया। अब मोहम्मद तुगलक का प्रशासकीय कार्य कैसा था, तो मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासकीय कदम जो थे वो बेहद असफल रहे। इन्होंने टोकन मुद्रा चलाई जो कि उन्हें वापस लेनी पड़ी थी, ठीक है, वो सफल नहीं रही थी। कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। अब कश्मीर पे जो आक्रमण उन्होंने किया वो भी विफल हो गया था। अतः उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया।
क्या क्या था, उसकी जो सेना थी उसे भंग कर दिया, यानी कि वो सब इधर की उधर हो गई। उन्होंने सेना सब छोड़ दिया, उस पर ध्यान देना भी उन्होंने छोड़ दिया था। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हुई। अब इससे क्या हुआ, इन सभी असफलता के कारण वो जो भी कदम उठा रहे थे प्रशासन संबंधी, वो सभी में कुछ ना कुछ परेशानियां जो है वो होती जा रही थी। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। तो आपका चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। जितनी इम्पोर्टेंट थी इसमें वो सब करा दी गई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।